हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन की होने वाली है बड़ी मुलाकात। जी हां दोस्तों, और अब गिरने वाला है चाइना। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान को मिलने वाला है भारत की बनी हुई कोरोना वैक्सीन भारत की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप भी चौंक गए होंगे इस खबर को इस तरह सुनकर। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, भारत पाकिस्तान को देगा इतने खेप कोरोना की वैक्सीन। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर नॉर्वे पहुंचा अमेरिका का B-1 परमाणु बम्बर, तो भड़क गया रूस। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। आज बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, वो भी एकदम धमाके वाली। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहाँ ब्रिटिश संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर भारत ने जताया है कड़ा विरोध। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बताएंगे बात क्या है। साथ ही बताएंगे जहाँ म्यांमार के हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं दोस्तों, कभी भी वहाँ की जनताओं पर बड़ा हमला हो सकता है दोस्तों। क्या है वहाँ की खबर, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही क्या होगा ओली और पुष्प कमल के नए गठबंधन का नाम, इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत की डिप्लोमेसी से फेल हो गया है रूस का मंसूबा, वो क्या मंसूबा था ये भी बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। साथ ही लालू यादव की सुरक्षा में तैनात जवानों ने उनके वहां से गद्दे और तकिया ले गए। जी हाँ दोस्तों, क्या है इससे जुड़ी बात, लालू यादव से जुड़ी बताएंगे आपको। साथ ही इतने दिन लगातार बंद रहने वाला है बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी बैंक से जुड़ा काम है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन 12 मार्च यानी शुक्रवार को क्वाड के ऑनलाइन समारोह में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जापान ऑस्ट्रेलिया भी करेंगे इसमें शिरकत। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को क्वाड के ऑनलाइन समारोह में एक दूसरे से मिलेंगे दोस्तों। 4 देशों के इस संगठन में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समारोह में होंगे शामिल। बता दे, चीन क्वाड को उसकी रणनीतिक घेरेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ चीन का हाल ही के दिनों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव भी रहा है दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड देशों की पहली लीडरशिप समिट वर्चुअल तरीके से 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि चारों देशों के नेता साझा हितों वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, निर्बाध और समग्र नौवहन को सुनिश्चित करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। चारों देश कोविड-19 की महामारी पर चर्चा करेंगे और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैक्सीन की सुरक्षित, समान और किफायती रूप में उपलब्धता भी सुनिश्चित करने में संवाद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को क्वाड नेताओं के बीच बैठक की पुष्टि की है। ऐसे में दोस्तों चाइना और पाकिस्तान में बड़ी ही हलचल देखी जा रही है दोस्तों, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मिलने को लेकर इनके मन में काफी ज्यादा हलचलें बढ़ने लगी हैं दोस्तों। और पाकिस्तान और चाइना अपने आप को बड़े अलर्ट करने वाले हैं इस खबर के बाद। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन की मुलाकात एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली है दोस्तों, ऐतिहासिक होगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान तक पहुंचेगी भारत की मदद। इस तरह पड़ोसी मुल्क को मिलेगी भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत कोरोना वायरस वैक्सीन के माध्यम से दुनिया के कई देशों तक मदद पहुंचाता रहा है और अब पाकिस्तान जो कि भारत का सबसे
बड़ा दुश्मन देश है उसको भी भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है दोस्तों। वैक्सीन समझौते यानी गावी कहते हैं उसको, GAVI के तहत पाकिस्तान को टीके की कुल 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ खुराक दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों इस खबर को सुनकर आपके मन में सबसे पहला क्या विचार आया है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान की मदद कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग इस बात को लेकर क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा भारत के लिए प्यार सिर्फ यही रहा है कि उसने भारत के जगहों को बम से उड़ाने की शिरकत और विचार अपने मन में रखे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी भारत की सरकार से क्या आवेदन होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं इस खबर को सुनने के बाद हमारे भारतीय लोग क्या कमेंट करते हैं दोस्तों, तो भर के कमेंट करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ। जहाँ नॉर्वे पहुंचा अमेरिका का B1 परमाणु बॉम्बर, तो भड़का रूस, भेजा मिसाइल क्रूजर युद्ध पोत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रूस अब यूरोप में अपनी बादशाहत को कायम करने को लेकर आमने सामने हैं। नॉर्वे में अमेरिकी परमाणु बॉम्बर्स B1 की उपस्थिति से भड़का रूस बॉर्डर के पास कई खतरनाक मिसाइलों से लैस अपनी जंगी जहाजों की तैनाती कर दिया है। 8 मार्च को जर्मनी में अमेरिका के रेमस्टीन एयर बेस से एक और B1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नॉर्वे पहुंचा है। US एयर फोर्स के B1 बॉम्बर नाटो सदस्य देश नॉर्वे और स्वीडन के JAS-39 ग्रिपन लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसके बाद से रूस ने भी अपने उत्तरी बेड़े को इस इलाके में गश्त पर तैनात कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रूस पहले से ही बाल्टिक सागर में बादशाहत को लेकर मरने मारने पर उतारू हैं। अब इस युद्ध के मैदान का विस्तार बेरंट सी तक हो गया है दोस्तों। रूस का मिसाइल क्रूजर मार्शल उस्तिनोव कई घातक मिसाइलों के साथ बेरंट सी में गश्त कर रहा है। इस युद्ध पोत की तैनाती को इसलिए खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसने अपने पारंपरिक रास्ते को छोड़कर नॉर्वे के साथ लगती रूस की जलीय सीमा के करीब पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। जिस प्रकार से भारत चाइना में तनाव है दोस्तों, उसी प्रकार का उतने ही लेवल का तनाव अमेरिका और रूस के बीच देखा जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों इस खबर को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लाइक किया। आपको बता दें, ब्रिटिश संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर भारत ने जताया है कड़ा विरोध। हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया है दोस्तों। इसको लेकर आपको बता दें, भारत ने ब्रिटिश संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर मंगलवार को कड़ा विरोध जताया है। केंद्र सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया है दोस्तों और ब्रिटिश संसद में हुई चर्चा को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें, विदेश सचिव ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया और ब्रिटिश संसद में भारत के कृषि सुधारों पर बहस को अवांछित और विवादास्पद बताते हुए सख्त ऐतराज जताया है। विदेश सचिव ने ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट कर दिया है कि ये किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की राजनीति में पूरी तरह से दखल अंदाजी है। उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे ब्रिटिश सांसदों से वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है और खासकर सहयोगी लोकतंत्र के बारे में ऐसी कवायद को लेकर आगाह किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मानी जा रही थी। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार के हालात हुए बेहद खतरनाक। इंटरनेट ब्लैक आउट की कोशिश में है वहाँ की सेना। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार चीन के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ है और अब वो चीन के ही रास्ते पर निकल चला है। पिछले 24 घंटे में यहाँ के हालात बेहद खतरनाक हुए हैं। यंगून में मिलिट्री सेना मीडिया के दफ्तरों का निशाना बना रही है, जबकि इससे पहले 5 एजेंसियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बाहरी मीडिया से खबरों के मुताबिक यहाँ पर सेना ने 50 से ज्यादा निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है और अब सेना ने इंटरनेट ब्लैकआउट की कोशिश भी तेज कर दी है। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां क्या होगा ओली और पुष्प कमल के नए गठबंधन का नाम कत्तेल को मिल चुका है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का हक। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के निर्वाचन आयोग यानी नेपाल
इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टियों से कहा है कि अगर वे फिर से आपस में विलय करना चाहते हैं यानी मिलना चाहते हैं तो अपनी एकीकृत पार्टी का एक नया नाम और चुनाव चिन्ह सुझाएं। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएन यानी यूएमएल और सीपीएन माओइस्ट सेंटर का 2018 में हुआ एकीकरण को रद्द कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इन दो पार्टियों का नेतृत्व क्रमशः ओली और प्रचंड कर रहे थे। माई रिपब्लिका समाचार पत्र की खबर के मुताबिक आयोग की मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान न्यायालय के फैसले पर अमल करने और दोनों पार्टियों के विलय के बाद गठित हुए एकीकृत दल नेता कम्युनिस्ट पार्टी को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें तो भारत को किनारे कर रहा था रूस, लेकिन मोदी सरकार की डिप्लोमेसी से फेल हुआ। रूस का बड़ा मंसूबा बता दिया अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया का रोड मैप निर्धारित करने में 5 अन्य देशों के साथ अब भारत की भी भूमिका होगी दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने तक चली बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की बातचीत में रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान के अलावा भारत भी शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत को बातचीत में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि रूस ने जो योजना पेश की थी इसमें भारत को बाहर रखा गया था। अफगानिस्तान दशकों तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा है। इस जगह गृह युद्ध में अमेरिका और रूस भी शामिल थे। भारत की चिंता ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद वहां आतंकी संगठन सक्रिय हो सकते हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। तालिबान को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है और अगर तालिबान वहां हावी होता है तो पाकिस्तान की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ऐसे में अफगानिस्तान में भारत के निवेश और सामरिक रणनीति पर बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब हर जगह आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, चाहे वो वैक्सीन की फील्ड हो, चाहे वो भारतीय नागरिक का फील्ड हो दोस्तों, या फिर साइंस का फील्ड हो, भारत हर जगह आगे निकल रहा है। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में भारत को आगे ले जाने के पीछे आप सबसे बड़ा हाथ किस राजनेता का मानते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग किसका नाम लेते हैं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या फेल हो गया पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान चला था भारत के सुखोई और मिराज की बराबरी करने। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ हवाई युद्ध को लेकर पाकिस्तान अपने जिस लड़ाकू विमान की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थकता था, दरअसल वो वास्तविकता में फेल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इन झूठे वादों की पोल इस बार ग्रीस की एक वेबसाइट पेंटोपोस्टेग्मा ने खोली है। इस वेबसाइट ने एक पॉइंट्स को लेकर पाकिस्तान और चीन के साझा सहयोग से बनाए गए JF-17 लड़ाकू विमान की बखिया उधेड़ दी है। आपको बता दें कि JF-17 वही लड़ाकू विमान है जिसका ब्लॉक 3 वेरिएंट को पाकिस्तान अब बनाने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और वहां के डिफेंस एक्सपर्ट इसकी तुलना भारत के राफेल लड़ाकू विमान से करने लगे थे। ग्रीस की वेबसाइट ने बताया है कि जिन काबिलियतों को लेकर JF-17 को बनाया गया था वो हकीकत में काफी दूर की कौड़ी है। ये एक लो कास्ट लड़ाकू विमान है जिसे चीन के घटिया एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ विकसित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरी तरह से चाइनीज माल लगाया गया है दोस्तों, जो कि घटिया होता है, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में दोस्तों भारत के सुखोई के सामने और मिराज के सामने फेल हो गया पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां तिब्बत में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगा चाइना। एक्सप्रेस वे, हाईवे और सड़कों पर खर्च करेगा $30 बिलियन की राशि। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते लहासा में की गई घोषणा के अनुसार अगले 5 सालों तक भारत के साथ सीमा के सबसे लंबे हिस्से वाले चीनी प्रांत तिब्बत में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विस्तार पर बीजिंग करीब $30 बिलियन खर्च करेगा दोस्तों। TAR के परिवहन विभाग के हवाले से सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लगभग
190 बिलियन युआन यानी 29.3 बिलियन डॉलर का इस्तेमाल नए एक्सप्रेसवे के निर्माण, मौजूदा हाईवे का सुधार और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जिसे TAR भी कहते हैं उसके दूर दराज और बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार के लिए किया जाएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां यूके PNP ने कहा कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान सहित कब्जा कर रखा है जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी यूके PNP ने शनिवार को एक बार फिर पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जाने का आरोप लगाया। संगठन के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने कहा है कि POK और गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जिसे पाकिस्तान ने 1947 में अवैध रूप से अपने में ले लिया। संगठन ने धर्म को हथियार और आतंक को विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल करने का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि POK सहित गिलगिट और बाल्टिस्तान में लगातार पाकिस्तानी फौज कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढा रही है। उन्होंने सुईपेक को भी गिलगिट और बाल्टिस्तान के पर्यावरण के लिए खतरा बताया है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की हर वो राज खुलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आतंकी संगठन अल बदर का सरगना गनी ख्वाजा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में जम्मू कश्मीर की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए तो कहना बिल्कुल मत भूलेगा। तो अगली खबर की ऐसे में बात करें तो बासमती चावल के GI टैग के लिए भारत ने किया दावा तो पाकिस्तान ने अड़ाई टांग। अब EU करेगी इसको लेकर सुनवाई। बता दे, यूरोपियन यूनियन यानी EU ने बासमती चावल को लेकर दी जाने वाली जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग की पाकिस्तानी मांग को स्वीकार कर लिया है। भारत के लिए ये एक झटके से कम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये टैग पाकिस्तानी बासमती चावल को मिल जाएगा तो भारत को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी चावल निर्यातकों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को बासमती चावल के निर्यात के लिए विशेष अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए वाली मांग को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि भारत ने भी अपने बासमती चावल के GI टैग को मान्यता देने के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत सबसे बड़ा बासमती चावल का उत्पादित देश है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारत में सबसे ज्यादा बासमती उगाया जाता है ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि EU तक आपकी बात पहुंचे तो शायद भारत यहां भी जीत जाए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने किया नाकाम। तेल निर्यात पर बोला झूठ। जी हां दोस्तों, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तेल निर्यात पर रोक लगाने की अमेरिकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसकी वजह चीन का रिकॉर्ड मात्रा में ईरान से तेल खरीदना है। ईरान के तेल निर्यात पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में नए सिरे से रोक लगा दी थी। इस रोक के लिए जारी आदेश के मुताबिक ईरान के चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को तेल भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस कारण कई देशों ने ईरान से तेल लेना बिल्कुल या आंशिक रूप से बंद कर दिया, लेकिन चीन ने इस पर रोक नहीं लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो अब पहले से ज्यादा घातक होगी नौसेना की सबमरीन। DRDO को मिली ये बड़ी सफलता। बता दे, INS करंज हमलावर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के एक दिन बाद ही देश ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है दोस्तों। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने सोमवार की रात मुंबई में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक का अंतिम परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वो तकनीक है जो समुद्र के अंदर पनडुब्बियों की शक्ति बढ़ा देती है। AIP तकनीक से नॉन न्यूक्लियर पनडुब्बियां समुद्र के अंदर बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के भी ऑपरेट कर पाती है। इस तकनीक के जरिए सबमरीन में डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बदला जा सकता है। AIP पनडुब्बी को समुद्र में पानी के नीचे अधिक समय तक रहने की शक्ति देता है। ऐसे में दोस्तों, कांग्रेचुलेशन DRDO और धन्यवाद मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में बदला पुलिस का मुखिया। IPS P निरंजन बनाए गए नए DGP। जी हाँ दोस्तों, विधान
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र का ट्रांसफर कर दिया है। अब आईपीएस पी निरंजन को डीजीपी बनाया गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वीरेंद्र को अभी चुनाव से जुड़े किसी भी काम में नहीं लाया जाएगा। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा है कि वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से पुलिस महानिदेशक के पद से हटाया जाए और उन्हें कोई भी ऐसा पद ना दिया जाए जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनावी कार्यों से जुड़ा हुआ हो। इस राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के समय बात करें तो त्रिवेंद्र रावत ही नहीं, येदियुरप्पा और खट्टर के लिए भी खतरे की है घंटी। असंतोष नहीं हुए कम तो छीन जाएगी सीएम वाली कुर्सी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तय होने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के नेतृत्व वाली विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों को भी संदेश दे दिया है। जल्दी सभी सरकारों के कामकाज का आकलन हो सकता है। उत्तराखंड के साथ जिन दो और राज्यों में असंतोष उभरता रहा है उनमें कर्नाटक प्रमुख है। हरियाणा में भी स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में से लगभग साल भर पहले भाजपा नेतृत्व में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करके साफ कर दिया है कि वो आने वाले चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जाएगी और किसी तरह के असंतोष को सहन नहीं करेगी। ऐसे में दोस्तों, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कई बार आवाजें उठ चुकी है। ऐसे में हरियाणा में भी किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, इन दो मुख्यमंत्रियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी सरकार इनको भी हटाएगी दोस्तों, हाँ या ना? उनका क्या कदम होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आप लोग जनता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवान गद्दा और तकिया लेकर गए। चिट्ठी के बाद मच गई खलबली। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, लेकिन उनके जाने के बाद रिम्स प्रशासन इन दिनों गद्दे और तकिया की तलाश में जुटे हुए हैं। चर्चा यह है कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवान वापस जाते समय रिम्स से मिले गद्दा, तकिया समेत अन्य सामानों को अपने साथ लेते चले गए। इसके लिए रांची के एसएसपी को एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं जिस प्रकार का बड़ा नेता उसी प्रकार की उनका संगत, तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो बैंक लगातार 4 दिन रहेंगे बंद, शुक्रवार तक निपटा ले अपना काम। जी हां दोस्तों, बीच में महाशिवरात्रि भी बता दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। अब यूनियनों ने अगले हफ्ते 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। ऐसे में अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़े किसी काम के लिए ब्रांच में जाना है तो पहले ये जान ले कि किस दिन बैंक होंगे बंद। जी हां दोस्तों, दरअसल निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल करने का ऐलान किया है। 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर होगा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज पर भी इस हड़ताल का असर होने वाला है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर बैंक के कामकाज पर पड़ सकता है, क्योंकि बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी इन 4 दिनों लगातार बैंक जाने की सोच रहे तो बिल्कुल मत जाइएगा और साथ ही अपना काम जल्द से जल्द इस डेट से पहले निपटा लीजिए दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर